जिसको हम डिनोट करते हैं बी से। फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू 5/ds, ठीक है। देन थीटा मतलब क्या था, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में हमने एस आई यूनिट देखा था फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है एस यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर, एंड सीजीएस यूनिट 1 वेबर इक्वल्स टू +8 मैक्सवेल, यानी कि 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू -8 काय वेबर। उसके बाद में मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला एंड सीजीएस यूनिट होगा गॉस यानी मैक्सवेल पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। एंड 1 टेस्ला इक्वल टू कितने गॉस, 4 गॉस, एंड 1 गॉस इक्वल्स टू कितना पेयर, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। उसके बाद में कांस्टेंट ऑफ द मीडियम के बारे में डिस्कस किया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है परमिटिविटी, वैसे मैग्नेटिक्स में होती है परमी। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब म्यू नॉट कितनी होती है, वेरी गुड। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर मतलब विच इज गिवन बाय 1 + काय, 1 + काय, ठीक है। काय का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है ससेप्टिबिलिटी, मतलब हो गया, ठीक है। तो ये कंपैरिजन देखा था बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स के बिटवीन। और उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इस फेनोमेनन को पढ़ने से पहले हमें चार्ज से रिलेटेड बस इतनी इंफॉर्मेशन थी कि चार्ज जो है वो खुद के सराउंडिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन 1820 में H.C. ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एंड अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड किया था कि व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन, यानी कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इट विल प्रोड्यूस magnetic field around it. Then direction of magnetic field is given by right hand thumb rule, ठीक है। and strength of magnetic field depends upon amount of current flowing through the conductor, ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये था कि हमें हिस्ट्री में सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑर्स्टेड के लॉ के या फिर एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमें मिलता नहीं है, ठीक है। उसके लिए फिर कौन आता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और क्या था बायोट-सैवर्ट्स लॉ और लैप्लास लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यानी dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन, तो dB बनेगा इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू। तो कल के लेक्चर में पहला ही पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है टोटल, ये क्या होता, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dB को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dB को जब इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 कांस्टेंट। उसके बाद में करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो एंगल बनेगा वो भी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट भी, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका लेना पड़ेगा, कारण अपन लेंथ छोटी घेतली थी ना, तो उसके बाद में टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ वहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए dB का, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 था इंटू आई, अब यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन न्यूमरेटर में आर था क्या, मग विनाकारण इंट्रोड्यूस केला, काय करावं लागेल आपल्याला, डिनोमिनेटर में भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये बनेगा आर का क्यूब। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई इंटू dl डिवाइडेड बाय
आर स्क्वेयर इंटू आर कैप, क्योंकि अगेन आर कैप का मतलब वही होगा आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। तो ऐसे वेरियस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, थेरोटिकली कुछ काम का नहीं है, बट थोड़ी सी ॲडजस्टमेंट जर लाईज तुमचं नशीब भारी असेल, असा क्वेश्चन आलाच वेक्टर फॉर्म कौन सा इक्वेशन रिप्रेझेंट कर रहा है, तो ये ॲडजस्टमेंट करनी है हर बार कहीं पे भी, ठीक है। लाईज जर कन्फ्युजन व्हायला लागलं तर फक्त काय करायचं, युनिट वेक्टरनी मल्टीप्लाई करून द्यायचं, फिर यूनिट वेक्टर आर कैप है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय आर वेक्टर अपॉन आर से, देन यू विल गेट ऊपर का फॉर्मूला, ठीक है, राइट डाउन। उद्या होळी का? उद्याच आहे? नाही, मला एक सांगा, मी उद्या होळी का विचारल्यानंतर मला तुम्ही होळी सांगायला पाहिजे ना, मग ते धुलीवंदन कधी आहे, दिवाळी कधी आहे, मी विचारलं ते कशाला ज्ञान देतं मला, उद्या होळी ना, ओके। आणि फ्रायडेला धुलीवंदनला यायला जमेल का? येऊ शकता? खूप मारते भयानक, वाईट मारतात वाईट तुम्हाला नसेल एक्सपिरियन्स, यांना असेल एक्सपिरियन्स, तुला मुलींना कोण मारतं? पवन बाहेर निघू नको तू, हां चलो हो गया लिखे, त्यांनी मारलं की पवन विचारायला दिल तुम्ही असं का मारताय म्हणून, हो गया, झालं का? नेक्स्ट ये था बायोट-सैवर्ट्स लॉ, अब बायोट-सैवर्ट्स लॉ हो गया, आगे क्या आएगा? व्हेरी गुड, ॲप्लिकेशन्स। आपण फिजिक्स स्टडीज का करतो, कारण आपल्याला फॉर्मूला मिळालं की ॲप्लिकेशनमध्ये अप्लाय करायचं असतं, बरोबर, ठीक है। अब अप्लाई करते टाइम देखो, अगर हमें बोला गया है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है एंड इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, एंड अगर पॉइंट दिया है P जो R इतने डिस्टेंस पे फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, कहाँ पे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब along the एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है या फिर स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन थीटा विल बिकम 90। थीटा एंगल किसके बिटवीन लिखा था कल? छोटा सा करंट एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ एलिमेंट। अगर यहाँ पे करंट एलिमेंट कहीं भी लेंगे एंड ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो हर बार थीटा विल बिकम, एंड अगर थीटा 0 है तो साइन 0 विल बी, साइन 0 अगर 0 है इसका मतलब डी बी बनेगा, डी बी 0 मतलब बी भी बनेगा, मतलब इसके एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन ऑलवेज कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है, राइट डाउन। मग फ्रायडेला हॉलिडे द्यायचं का? कोण येतो नको? हो तू येशील सायकलवर, आमचं काय आम्हाला एक्सपिरियन्स आहे सेम करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हमें पॉइंट दिया है P और उसका डिस्टेंस है R, बट ये एग्जैक्टली कैसा है? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर या फिर कंडक्टर है। तो इस केस में थीटा विल बिकम थीटा 90 तो साइन 90 विल बी, यानी कि डी बी इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया छोटा सा मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो क्या बनेगा? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन जो भी लेंथ गिवन है एल अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन इन जनरल ये एप्लीकेबल होता है फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इसलिए हम उसको डीएल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं।
बट अगर स्पेसिफाई किया है कि L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इन दैट केस वी कैन यूज सेकंड फॉर्मूला. चलो हो गया. नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन at a point due to straight current carrying conductor at a point. अब पॉइंट जो है एक्सिस पे या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऐसे नहीं, इन जनरल रैंडम अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा. मतलब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैरीज करंट आई, और उसके सराउंडिंग में पॉइंट पी दिया है जिसका डिस्टेंस है आर फ्रॉम द कंडक्टर, और उसके एंड्स अगर मतलब उसको पॉइंट को अगर कंडक्टर के एंड से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एंगल मिलेगा θ1, यहाँ पे एंगल मिलेगा θ2. असंच काहीतरी आपण बघितलं होतं. कुठं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज. डिफरेंस क्या था? यहाँ पे करंट है, वहाँ पे चार्ज था. यहाँ पे हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे. ठीक है, तो गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4πd इंटू ब्रैकेट ऑफ साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2. B इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू I अपॉन 4πd इन ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2. संस्कृती, इंटेन्सिटीसाठी काय होता फॉर्म्युला? पुढची डोक्यात घालून तुझ्या. इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला था? के क्यू. तू आजपासून मला इथंच पाहिजे 7 वाजेपर्यंत, कळलं ना? हळू 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 हळू. बरोबर आहे सूरज? के लॅमडा, एक तर के फॉलो केलं तर सगळीकडे के म्हणा, आणि 1/4πε म्हणायला लागले तर सगळीकडे 1/4πεच म्हणा. नाहीतर वर के पण आणि खाली 1/4πε पण, असा गोळ करू नका. पाहिजे तर मी सगळे फॉर्म्युले परत रिपीट लिहून देतो तुम्हाला, इथं के डिलीट करून टाकू आपण. प्रत्येक ठिकाणी 1/4πε घेऊ, कारण काय असतं हे सगळं लँग्वेज ऑफ इमेजवर वर्क करतं. नाही तर परीक्षेमध्ये हाच गोळ होऊ शकतो. नेमकं के होतं का 1/4πε होतो? दोन्ही एकच होतं, बट एक कन्फ्यूज करतात. कळालं ना? 1/4πε म्हणायला भारी वाटतं, पण फॉर्म्युला मोठा होतो म्हणून आपण त्याला के म्हणतो. काय होतं? के लॅमडा बाय आर इन ब्रॅकेट साइन ऑफ. इथं पण सेम सिच्युएशन है. म्यू नॉट बाय 4π मतलब क्या है? मैग्नेटिक्स का कांस्टेंट है के. तिकडे काय होतं? लैम्बडा. यहाँ पे कौन है? I डिवाइडेड बाय आर, मतलब यहाँ पे कौन है? डी लिया है हमने. ये डिस्टेंस डी है. होतं बरोबर, पण तूच नंतर कन्फ्यूज होशील. हां, 1/4πε म्हटले तर सगळीकडे 1/4πε म्हणा, बट आपण कन्व्हेन्शन के चे फॉलो केलेत, त्यामुळे के फॉलो करा. आणि तुम्हाला जर वाटत असेल के पेक्षा 1/4πε बरं वाटतं, सगळीकडे तेच फॉलो करा. नाहीतर स्टँडर्ड केसमध्ये के आठवतो, नंतर 1/4πε आल्यावर 2 कुठं होता? मग 2k लॅम्बडा बाय आर आलं की मग तिथं आपण काय घेतो? 1/4πεच घेतो. मग 2 विसरून जातात, मग फक्त काय येतं? लॅम्बडा येतं. ठीक आहे, त्यामुळे एकच कन्व्हेन्शन फॉलो करा जे प्रिपेअर केलेत. कळालं? केस करायचं ना का 1/4πε घ्यायचं परत? आता पवन असं करू नको. ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं, बट ये म्यू नॉट अपॉन 4π छोटा है ॲज कम्पेअर टू दॅट के. पण इथं जर आपण के घेतला की मग काय होईल? के सोबत लॅम्बडा होता की के सोबत आय होता? अगेन हे पण कन्फ्युजन होतं, बट के लॅम्बडा वगैरे ते बसले डोक्यामध्ये, त्यामुळे आपण इथं म्यू नॉट अपॉन 4π घेऊ डायरेक्ट. क्लिअर? म्यू नॉट आय अपॉन 4πd इन ब्रॅकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2, वेअर आय इज द म्यू नॉट. किती असते सांगा? 4π × 10⁻⁷. ठीक है, 4π डी. डी मतलब
डिस्टन्स θ1 θ2 एंगल्स जे शो केले किंवा जे अगोदर होते. ठीक आहे. फिर वहां पे जो स्टैंडर्ड केस थी सारी स्टैंडर्ड केस यहाँ पे भी आएगी. क्या क्या होगा स्टैंडर्ड केस में? पहले नंबर 1 इफ, वेरी गुड, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. वायर की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट है. तो उस केस में क्या होगा? जो पॉइंट P है तो दोनों साइड में जो भी एंगल बनेगा कितना बनेगा? θ1 एंड θ2 रहेगा. ठीक है. एंड अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो क्या होगा? अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो. ठीक है ना. एंड पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो उस केस में क्या बनेगा? θ1 बिकम्स इक्वल्स टू θ2, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. कब? अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो θ 90, तो साइन 90. तो b इक्वल्स टू कितना बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू हे आहे का 2 के लैम्बडा बाय आर, 2 लैम्बडा बाय डी. 2 कैंसिल करेंगे तो फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट ए पॉइंट. पॉइंट कहाँ पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. कोणत्या चक्कर मध्ये? चलो म्यू नॉट आय अपॉन 2 पाय डी. पवन काय झालं तुला? इथे ये, तू सांगतो लेंथ कुठे गेली ते. इथे ना सांगतो ना. कुठली लेंथ पाहिजे तुला? इथं होती का लेंथ? तिकडे कुठून घेऊ मी आता? नेक्स्ट काय झालं? if point is at परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, वही ये करंट कैरिंग कंडक्टर I और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस D, लेकिन लेंथ इनफाइनाइट है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. तो उस केस में सिर्फ क्या बनेगा? जो एंगल से θ1 बिकम्स इक्वल टू θ2, इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय D. यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D इंटू साइन ऑफ थीटा. तो इसमें और इसके पहले की ये केस में क्या डिफरेंस है दोनों में? साइन थीटा. इथं लेंथ इन्फानाइट है एंड यहाँ पे लेंथ इन्फानाइट, ऐसी कोई कंडीशन नहीं. हो गया? नेक्स्ट क्या होगा आगे? इफ पॉइंट इज सिचुएटेड नियर, वेरी गुड, वन ऑफ इट्स एंड, एंड वायर की लेंथ फिर से कितनी है? इनफाइनाइट. तो उस केस में फिर से करंट कैरिंग कंडक्टर होगा. इसमें हमें पॉइंट दिया जाएगा जो नियर वन ऑफ इट्स एंड, मतलब यहाँ पे P. तो कंडीशन क्या बनती है? बस यहाँ पे एक एंगल 0 बनता है, दूसरा एंगल 90 डिग्री बनता है, इसलिए B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D. एक एंगल 90 है, एक एंगल 0 है, तो ब्रैकेट में साइन θ1
प्लस साइन थीटा 2 आएगा, तो एक 0 बनेगा, एक 1 बनेगा। तो यही स्टैंडर्ड केस है। बट इससे रिलेटेड अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और वेरिएशंस दिए, जैसे कि आपको बोला है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें लेंथ इनफाइनाइट है एंड पॉइंट पी कहाँ पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है, कहीं पे भी रैंडम पोजीशन पे दिया है, तो ये डिस्टेंस बनेगा d। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल ज्वाइन करके ये बनेगा थीटा। लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो ये थीटा 1 यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो b इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, ये एज इट इज, ब्रैकेट में कौन होगा, साइन 90 मतलब 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये कब एप्लीकेबल है, इफ यल इज इनफाइनाइट एंड पॉइंट इज नॉट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है तो उस केस में मैग्नेटिक इंडक्शन एट द गिवन पॉइंट विल बी। म्हणजे एक परफेक्ट तुम्ही स्ट्रॅटेजी बनवली तर किती सिंपल आहे बघा। ज्या कंडिशन्स आपण ग्रॅव्हिटेशनमध्ये बघितल्या होत्या, फक्त कॉन्स्टंट आणि प्रॉपर्टी चेंज झाल्या, सेम कुठं होत्या, इलेक्ट्रोमध्ये। जे इलेक्ट्रोमध्ये डिस्कस केलं, परत सेम कंडिशन इथं मॅग्नेटिक्समध्ये येत आहेत। आता इथं पण आपण बघितले 3-4 फॉर्म्युले, बट सगळे लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे का, आहे। पण जर लक्षात नाहीच राहिले तर आपण एक स्टँडर्ड केसवरून पण कॅल्क्युलेट करू शकतो। स्टँडर्ड केसचा फॉर्म्युला म्यू नॉट आय अपॉन 4 पाय डी इन ब्रॅकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फक्त एक कळायला पाहिजे, इन्फाइनाइट लेंथ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, तो बोथ एंगल्स विल बी 90-90, नियर वन ऑफ इट्स एंड है तो एक एंगल 0, दूसरा एंगल 90। ये पुट करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड केस है वो लर्न करनी पड़ेगी आपको। जैसे सिर्फ कंडक्टर दिया और पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या फिर नियर बोला तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, नियर वन ऑफ इट्स एंड बोला तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर या फिर 4 पाई डी। हो गया। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं माहिती का प्रिया, काय चालू आहे डिस्कशन आपलं, काय डिस्कस करतोय आपण। गुड मॉर्निंग। डोळे उघडे ठेवून पण झोपते बेटा तू, मी काय विचारलं कळाल तुला, माझा क्वेश्चन कळाला का, चैताली सांग क्वेश्चन काय माझा, तिला पण नाही माहिती। आपण काय डिस्कस करतोय कळतंय का तुम्हाला, काय डिस्कस करतोय आपण, कालपासून नवीन टॉपिक इंट्रोड्यूस केला होता, कुठला, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मग काय असतं मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कुछ होतं, कसं होतं, किती होतं, वो और स्ट्रेट नहीं बोला था, लेकिन उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बायोट सावर्ट्स लॉ और लैपलेस लॉ है, हमने उसको भी डिस्कस किया था कल। अभी डिफरेंट केस में अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कारण कालचा कंडक्टर आपला कसा होता, वाकडा तिकडा होता, बरोबर, मतलब वो इन जनरल केस थी, सभी कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि स्पेसिफिकली कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें वेरियस केसेस में वेरियस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, उसकी केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड केस आती है जहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट था और उसके सराउंडिंग में पॉइंट पी दिया था जिसका डिस्टेंस आर या फिर डी था। दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एंगल थीटा 1 थीटा 2 बन रहे थे। तो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस, फिर उसमें इनफाइनाइट लेंथ आ गई, पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ गए, बोथ एंगल्स विल बी 90 डिग्री, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। वही पॉइंट अगर नियर वन ऑफ इट्स एंड आ गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, सेंटर के पास है तो 2 पाई डी, नियर वन ऑफ इट्स एंड है तो 4 पाई डी। ठीक है, तो यही केसेस है रिलेटेड टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके बाद में सेम अप्लाई करेंगे फॉर, वेरी गुड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन at a point due to current, very good, carrying circular coil या फिर circular arc बोलो उसे, करंट कॅरिंग सर्क्युलर आर्क। आर्क मध्ये आणि कॉइल मध्ये काय डिफरेंस है, कॉइल बोलेंगे तो पूरी सर्कुलर आएगी ना, आर्क बोलेंगे तो तेवढाच आर्क येईल कापलेला। बर ठीक है, तो यहाँ पे इन जनरल क्या होता है कि कोई भी आपको एक सर्कुलर आर्क दिया है और ये क्या कर रहा है, सेंटर पे फाई इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, कौन नहीं, यहाँ क्या ये
ये करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है एंड ये उसका सेंटर है O, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, मतलब R बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो अगर आपको L इतनी बोली है, तो सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन होता है कितना होता है, μ0/4 हे तो प्रत्येक वेळी येणारच आहे. 2i sin θ/2. बर, इथं थोडासा चेंज होतो, तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बोल रहे हैं ना. यहाँ पे क्या होता है, I/R μ0/4 इंटू I/R, म्हणजे तेच आहे μ0I/4 बोलो एक, लेकिन यहाँ पे d का मतलब कौन है, R है, इंटू यहाँ पे साइन थीटा नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्ट फाई लेना पड़ता है. क्या आएगा, डायरेक्ट फाई. फाई का मतलब एंगल सबटेंडेड बाय गिवन आर्क एट द सेंटर, लेकिन एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो हम इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू μ0/4 इंटू I इंटू यल अपॉन R स्क्वेअर. आर्क लेंथ को यल बोला आहे, रेडियस को R बोला आहे, ठीक आहे. बट हा नाही लक्षात ठेवला तरी चालेल, फक्त कसा आहे तो कंडिशन लक्षात ठेवा. बट ये इंपॉर्टंट आहे, μ0/4 इंटू I/R इंटू फाय. फाय म्हणजे अँगल सबटेंडेड बाय आर्क ॲट द सेंटर. थिटा म्हणू का त्याला, अँगल कन्फ्यूज करतोय तर, बरं ठीक आहे, आपण याला थिटा म्हणू. आता क्लियर आहे, कारण फायला फ्लक्स पण म्हटलो होतो. नेक्स्ट, अगर आपको बोला जाएगा कि कॉइल जो है वो सेमी सर्कुलर है, कॉइल कैसी है, सेमी सर्कुलर है. सेमी सर्कुलर म्हणजे अर्धवट है, ठीक है. ये सेंटर है उसका O एंड ये डिस्टेंस बन गया रेडियस R. तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180 मतलब पाई. तो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा B इक्वल्स टू μ0/4 इंटू I/R इंटू पाई, पाई पाई. तो B इक्वल्स टू कितना बन गया फिर, μ0I डिवाइडेड बाय 4R. अगर आपको बोला है कि कॉइल जो है वो 1/4 है, मतलब 1/4 है, तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, म्हणजेच π/2. तो B इक्वल्स टू कितना होगा फिर, μ0/4 इंटू I/R इंटू थीटा. थीटा मतलब कौन है, π/2. तो कितना बनेगा, B इक्वल्स टू μ0I/8R. एंड अगर कॉइल बोला है कंप्लीट सर्कुलर है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए, रेडियस है R, तो मैग्नेटिक इंडक्शन B कितना बनेगा, μ0/4 इंटू I/R इंटू थीटा होता है, बट यहाँ पे थीटा मतलब कितना है, 2 तो ये 2 में से 2 कैंसिल. तो B इक्वल्स टू कितना आ गया, μ0I/2R. तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, μ0I/2R, μ0I/. एंड अगर इन जनरल कोई भी रिलेशन दिया है, कोई भी आर्क दिया है, तो μ0/4 इंटू I/R इंटू थीटा. मग ह्या सगळ्या केसेस परत लर्न करण्याची गरज नाही, फक्त थीटा आपल्याला कॅल्क्युलेट करता आला पाहिजे, ठीक आहे. हो गया. नेक्स्ट, अभी अगर हमें ये दो एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी कंडक्टर का कॉम्बिनेशन देंगे तो हमें वहाँ पे इंक्लूडिंग देयर डायरेक्शन क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है. डायरेक्शन के लिए वही राइट हैंड थंब रूल होगा. अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो थंब विल रिप्रेजेंट करंट एंड कर्ल फिंगर विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो उस केस में क्या होगा,
कर्ल फिंगर विल रिप्रेझेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब विल रिप्रेझेंट डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ठीक आहे. जैसे की फॉर एग्जाम्पल आता हे काही लर्न नहीं करायचं आपल्याला, हे अप्लाई करायचं आहे फक्त. इस तरह से एक कॉम्बिनेशन दिया है आपको कि करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड दे आर कनेक्टेड विथ दिस सेमी सर्कुलर आर्क. ये कौन सा आर्क है? सेमी सर्कुलर आर्क है. और बोला है कि इसमें जो है इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है एंड इसका जो सेंटर होगा O, उस पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस R, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है. सबसे पहले ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर फर्स्ट पार्ट है, ये करेगा क्या प्रोड्यूस? अरे कस काय नाही करणार, करंट फ्लो होते त्याच्यामधून, मग बळजबरीच नाही का. ये केस ऐसे हो गई ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट है O, तर मग का नाही होणार सूरज? ते नंतर होईल ना, पहिले आपण स्टेप बाय स्टेप फक्त होईल की नाही ते विचारतोय, होईल का. तो सबसे पहले क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी B1 बाय फर्स्ट कंडक्टर. अब फर्स्ट कंडक्टर है मतलब कौन है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड पॉइंट कहाँ पे? नियर वन ऑफ इट्स एंड है. उसके लिए फॉर्मूला था म्यू नॉट I अपॉन 4 D था. तो यहाँ पे क्या बनेगा? म्यू नॉट I अपॉन D को हमने R बोला है तो ये बनेगा 4πr. क्लियर. डायरेक्शन कहाँ पे होगी? कुठं असेल? हे बघा आता लय मोठा घोळ आहे. असा पकडला तर आउटवर्ड, असा पकडला तर इनवर्ड. कसा पकडायचा? हो करंट इकडेच फ्लो होतंय. मी असा पकडलाय कंडक्टर तर आउटवर्ड येतं ना तुमच्याकडं, बरोबर आहे. असा हात थोडासा दुखला म्हणून मी असा घेतला, करंट इकडेच फ्लो होतंय. कुठं आलं? इनवर्ड. मग आउटवर्ड घेऊ की इनवर्ड घेऊ? का बरं? पहिले हात दुखाच्या अगोदर जे होते का तुम्हाला इनवर्ड दिसतंय म्हणून? असं बर, असं तुमच्यासारखं मी कंडिशन अप्लाय केली. ठीक आहे, इकडे फ्लो होते बरोबर. आता कुठं आहे? आउटवर्ड आहे बरोबर. त्याला असं पकडलं तर तरी आउटवर्ड आहे म्हणजे हात घेतला म्हणजे राईट हँडच घ्यावं लागेल ना. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ये फर्स्ट कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा, इसके वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन आएगी इनवर्ड. कळलं? थोडं कन्फ्युजन दूर होईल तुमचं थोड्या वेळाने. उसके बाद सेकंड कंडक्टर कौन है? कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल. अगर ये सेमी सर्कुलर है तो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा म्यू नॉट I अपॉन 4r का 4πr, फक्त 4r. अब इसकी वजह से डायरेक्शन इकडं तिकडं नाही ना बेटा, एक तर आउटवर्ड म्हण नाही तर इनवर्ड म्हण. करंट क्लॉकवाईज या अँटी क्लॉकवाईज? अँटी क्लॉकवाईज. तो कुठंही पकडलं कसंही पकडलं कुठं येते? आउटवर्ड. आउटवर्ड मतलब क्या होगा? कळलं का? अब ये तीसरा कंडक्टर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड फिर से कितनी होगी? फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 4πr. ये तो सेम रहेगा. अब सिर्फ डायरेक्शन चाहिए. हे किती लोकांना इनवर्ड वाटतंय? रेज युअर हँड्स. आणि हे फर्स्ट कंडक्टरची बरोबर आहे का मग? नाही 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 जर ही इनवर्ड वाटते ना मग या कंडक्टरची सेम एक अपोजिट आहे. आपलं काही नाहीच आहे का बेटा ओपिनियन? का वेगळं आहे? किती लोकांना आउटवर्ड वाटतं या कंडक्टरमुळे आउटवर्ड फ्लो व्हायला पाहिजे आणि वरच्या कंडक्टरमुळे हे बरोबर आहे? बरं ठीक आहे. एवढा मोठा घोड़. अब यहाँ पे क्रॉस मतलब इनवर्ड है, क्रॉस मतलब इनवर्ड है. दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई. इनवर्ड नहीं सेम हो गई. एंड इसकी डायरेक्शन कहाँ पे? अपोजिट है. मतलब गिवन पॉइंट पे जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस B3 माइनस B2. अब सब में कौन है? म्यू नॉट बाई 4, म्यू नॉट बाई 4 कॉमन है. तो म्यू नॉट बाई 4 कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये तो कौन है?
ते B2 आणि हे B3 मायनस, नाही एक मिनट हा, हे B1 प्लस B3 आणि मायनस कोण आहे B2. तो म्यू नॉट I अपॉन 4R, म्यू नॉट I अपॉन 4R, म्यू नॉट I अपॉन 4R सब में कॉमन है, तो ये बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 4R. क्या बचा यहाँ पे, वेरी गुड, 1 बाय पाई. यहाँ पे भी कौन है प्लस 1 बाय पाई, माइनस यहाँ पे क्या है 1, तो 1 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई 2 बाय पाई, 2 बाय पाई माइनस 1, तो कितना बना फिर ये म्यू नॉट I अपॉन 4R इन ब्रैकेट 2 माइनस पाई बाय पाई. कळलं का? हे डायरेक्शन सांगतो मी, हे कळतंय का? हे ॲडिशन सबट्रॅक्शन डायरेक्शनवर विचार ना करू, हे कळालं, पण डायरेक्शनचाच घोळ नाही म्हटला तर हे कसं करायचं आहे ना. सिंपल कंडीशन लक्षात घ्या, अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप राइट हैंड थंब रूल ले रहे हैं तो कंडक्टर के सराउंडिंग में ये पूरा सर्कल बन रहा है, पूरा चक्कर बन रहा है. अगर ये पूरा चक्कर बनेगा तो ये हाफ पोर्शन के लिए इनवर्ड दिखेगा, बट इधर के हाफ के लिए आउटवर्ड दिखेगा. समझ में आ रहा है ना. मग आपण काय करायचं, आपल्याला जो पॉईंट दिलाय त्या पॉईंटचं लोकेशन जिथं आहे तिथं डायरेक्शन पाहिजे आपल्याला, बरोबर आहे. जैसे फर्स्ट कंडक्टर है, ये पॉइंट गिवन उससे नीचे है, गिवन कंडक्टर के नीचे है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर पकड़ना पड़ेगा राइट हैंड में, थंब आ गया इधर, असंच पकड़णार ना अपन. तो इस केस में ये फिंगर्स कहाँ पे जा रहे हैं, इनवर्ड जा रहे हैं, बरोबर. इसलिए डायरेक्शन कहाँ पे आ गई, इनवर्ड. अब ये कंडक्टर देखो, इसका करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, लेकिन पॉइंट नीचे या ऊपर है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, कळतंय का, इनवर्ड. तो ये कहाँ पे बनेगी डायरेक्शन, अगेन इनवर्ड. आणि हे अजून कन्फ्यूज होत असेल तर त्याला अजून एक रूल आहे, राईट हँड पाम रूल. सांग काय असतो, सांग ना. मग भारी एकच काय माहिती तुला. क्या होता राइट हैंड पाम रूल, हाँ राइट हैंड, तो इसमें थंब विल रिप्रेजेंट करंट. तो जो भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑलवेज ये पाम को परपेंडिकुलर होती. कळलं. मग जिथं पाहिजे तिथं याला घेऊन जायचं, उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. जैसे फर्स्ट कंडक्टर है, समझ में आ रहा है. अब इसका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये कैसे लिखना, कैसे रखना पड़ेगा, असं घेऊन चालेल का, काय हो पॉइंट खाली है ना कंडक्टरचा, तो कैसे रखना पड़ेगा उसको, ऐसे. अरे हाँ ठीक है, असं, हाँ वेरी गुड, असं सोपं आहे. ये पाम इसको परपेंडिकुलर कहाँ पे जा रहा है, इनवर्ड, इसलिए डायरेक्शन कहाँ पे हो गई, इनवर्ड हो गई. कळलं. आता याच्यासाठी पण तसंच ऐसे रखना पड़ेगा. कळालं. मधलं सोपं आहे का, नाही त्याला पाम रूल नाही, त्याला तेच. अजून काही कन्फ्युजन आहे कोणाला डायरेक्शनच्या अबाउट, बरं ठीक आहे. अजून स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे, पॉईंट पी वर डायरेक्शन काय असेल, आणि क्यू वर काय असेल, कसं काय आता, म्हणजे आता कळालं का. हेच अप्लाय करायचं होतं आपल्याला. हे बाकी कॉम्बिनेशन ऑप्शनमध्ये काय दिलं आहे याच्या अकॉर्डिंग आपण सिम्प्लिफाय करणार आहे पुढं. बट हे डायरेक्शन आणि फॉर्म्युले लक्षात येत आहे सगळ्यांच्या, लिहायचं आहे. असं काही नाही, तू निगेटिव्ह होऊ शकतेस, आम्ही तर पॉझिटिव्ह घेणार नेहमी. तू असा प्रश्न विचारते काहीतरी, हवं नाही याला +1 घेऊ का नेहमी. नेक्स्ट करू, नेक्स्ट.
पॉइंट ओ पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए। ई बोथ कंडक्टर्स कैरीज इक्वल करंट दैट इज आई। देखो फर्स्ट कंडक्टर कौन है, स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके सेंटर के पास पॉइंट है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd वाला, बट डी मतलब यहाँ पे कौन होगा, रेडियस। अब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ओ के ऊपर कहाँ पे होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड, कल तक सगळ्यांना आउटवर्ड, हे बघा असं, इसको परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये बना आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब प्लस बार। अब ये B2 है, B2 मतलब कौन है, सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, आउटवर्ड है इनवर्ड, हाँ ये सर्कुलर कॉइल है कैरिंग करंट, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन विच डायरेक्शन, इनवर्ड, असं मनाने नाही सांगायचं, अप्लाय कर राईट हँड थंब रूल। कुठे येईल, तिकडं नाही ना, दोनच डायरेक्शन असतील, एक ते इनवर्ड किंवा आउटवर्ड। वैष्णवी तू सांग, इनवर्ड, व्हेरी गुड, सेकंड वैष्णवी, इनवर्ड कन्फर्म, व्हेरी गुड, तिसरी वैष्णवी नाही आली, हां प्रियंका, आउटवर्ड, प्रिया, अरे ते काय हे चालू आहे का आपल्याला, काय तो नंबर लावायची काही गेम चालू आहे का आपली, आउटवर्ड इनवर्ड अप्लाय तर करा, मला नाही सांगून देता आउटवर्ड इनवर्ड। वैशाली, इनवर्ड, राईट हँड थंब रूल कळाला आहे तुम्हाला व्यवस्थित। आता इथं सर्क्युलर कॉईल आहे, म्हणजे करंट कोण रिप्रेझेंट करणार, हे कर्ल फिंगर्स, वाकडे केलेले फिंगर्स, बरोबर आहे, हे कुठं चालले आहेत, अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे इकडे चालले, थंब कुठं आला, इनवर्ड चाललाय का आउटवर्ड चाललाय, मग मॅग्नेटिक इंडक्शन कसं इनवर्ड जाईल, हे अप्लाय करायचं नाही, आउटवर्ड त्यांनी सांगितलं का नाही, आपण इनवर्ड सांगा। तुझ्यासाठी इनवर्ड म्हणजे कोणती डायरेक्शन आहे तुझ्याकडं, ठीक आहे, अपन विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड डिस्कस करते, तो क्या आएगा फिर ये आउटवर्ड। बरं डॉट घेणार की क्रॉस घेणार त्याला, नाही नाही तुझं जे इनवर्ड येते त्याला, हाँ मग डॉट घेतला, ठीक है, B1 B2, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है अभी, सेम है, तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। अब दोनों में क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन लेके क्या बचेगा, 1/π प्लस 1, दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक इंडक्शन। अब सेम कॉम्बिनेशन है, बस उसमें थोड़ी सी इस तरह के एडजस्टमेंट करके दी है, काय डिफरेंस है दोन्ही मध्ये, छोटा सा कट है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक इंडक्शन सेम होगा या डिफरेंट होगा, कहाँ डिफरेंट होगा, नहीं सर्कल पूर्ण से दे, क्या सर्कल से रिलेटेड कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू आई बाय आर इंटू जो थीटा कर रहे हैं, ये नियर अबाउट 359 पॉइंट समथिंग है, समझ में आ रहा है ना, मतलब वो अप्रॉक्सिमेटली इक्वली रहेगा। पण कंडक्टरचं काय झालं, ये फर्स्ट कंडक्टर वेगळा झाला, सेकंड कंडक्टर वेगळा झाला, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फर्स्ट कंडक्टर के लिए कहाँ पे है, नियर वन ऑफ इट्स एंड, सेकंड के लिए कहाँ पे है, नियर वन ऑफ इट्स एंड, तो अभी ये फर्स्ट कंडक्टर, ये सेकंड एंड ये थर्ड हो गया, तो अभी फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, वेरी गुड, क्योंकि वन ऑफ इट्स एंड दिया है। डायरेक्शन कळते का सगळ्यांना, कोणाला कन्फ्युजन नाही अजून, असेल तर मला नंतर भेटा, ठीक आहे। ये सेकंड कंडक्टर सर्कुलर कॉइल है,
उसका मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। डायरेक्शन कहाँ पे होगी? करंट क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्रॉस। नाही कळत आहे कांचन? काय नाही कळत आहे? गायत्री तू इथे येऊन बस बेटा फर्स्ट बेंचवर. हां, कोणती डायरेक्शन इकडे, स्ट्रेट का सर्क्युलरची? सर्क्युलरची नाही कळत आहे. सर्क्युलरमध्ये दोनच डायरेक्शन आहे, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज. कळतं का? क्लॉकवाईज म्हणजे घड्याळाचे काटे जसे फिरतात तसे. मग क्लॉकवाईज असेल की आपण काय करणार, हे क्लॉकवाईज इकडं, इकडं क्लॉकवाईज आहे, अशी फिरते ना घड्याळ. क्लॉकवाईज असेल तर मॅग्नेटिक इंडक्शन ऑलवेज इनवर्ड, आणि अँटी क्लॉकवाईज असेल तर आउटवर्ड. इथं कन्फ्यूज होत असेल ते लक्षात ठेवा, क्लॉकवाईज इनवर्ड, अँटी क्लॉकवाईज आउटवर्ड, ते पण सफिशियंट आहे. कळालं? तेव्हा गायत्री फर्स्ट बेंचवर आल्यावर लगेच कळालं तुला. B2 आ गया. अभी थर्ड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्मूला क्या होगा? B3 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r. अब इसकी डायरेक्शन अगेन आउटवर्ड. आउटवर्ड मतलब क्या होगा फिर से? क्या होगा? डॉट. हे किती लोकांना नाही कळालं थर्डची डायरेक्शन, थर्ड कंडक्टरची? तू कळते का? संस्कृत सांगते समजा. चलो हो गया क्लियर सबको? तांदळी कळतंय का? व्हेरी संगम कुठं? ऑनलाईनला आहे सर मी. तर तांदळी गेला म्हणतो डायरेक्ट. चलो हो गया. नेक्स्ट. काही कन्फ्युजन कोणाला अजून? गायत्री समजलं का नाही? क्लॉकवाईज असेल तर, क्लॉकवाईज असेल तर त्यांचं ऐकून नको सांगू, त्यांचं ऐकून नको सांगू. कसं इनवर्ड क्लॉकवाईजला? नेक्स्ट. मैग्नेटिक इंडक्शन एट O, दोनों में से फ्लो होने वाला करंट सेम है, आई आई. डायरेक्शन भी सेम है, बस दोनों कॉइल की रेडियस डिफरेंट है, R1 एंड R2. तो दो कंडक्टर आ गए. पहले B1 मतलब इनसाइड वाली लेंगे, छोटी वाली, तो उसके लिए फॉर्मूला, फॉर्मूले तर कळतं, यात कन्फ्युजन नाही कोणाला. म्यू नॉट आई अपॉन 2R1. B2 के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2R2. अब इसकी डायरेक्शन बोलो. दोनों भी क्लॉकवाइज है मतलब इनवर्ड, तो ये भी इनवर्ड एंड ये भी इनवर्ड, मतलब नेट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? ऐड करना पड़ेगा B1 प्लस B2. तो क्या होगा इनके एडिशन? म्यू नॉट आई अपॉन 2 इन ब्रॅकेट 1/R1 प्लस 1/R2. हे फॉर्म्युले पाठ करायचे नाहीत. कळालं ना? फक्त कॉम्बिनेशन सिम्प्लिफाय कसं करायचे समजून घ्या स्टेप बाय स्टेप. इथं काही कन्फ्यूजन कोणाला? अगर सेम कॉम्बिनेशन में अगर आपको बोला है कि करंट के डायरेक्शन अभी रिवर्स कर दी, इसकी रेडियस क्या है? R1, इसकी रेडियस क्या है? R2. दोनों में से फ्लो होने वाला करंट सेम है, I. तो B1 फॉर्मूला क्या बनेगा फिर से? म्यू नॉट आई अपॉन 2R1. डायरेक्शन बोलो. आउटवर्ड मतलब डॉट आ गया. एंड B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R2. इसकी डायरेक्शन सेम है मतलब इनवर्ड, तो B इक्वल्स टू क्या बनेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 कॉमन, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ये हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन. इसकी रेडियस है R1 एंड इसकी रेडियस है R2. इक्वल करंट I फ्लो रहा है थ्रू द गिवन कॉम्बिनेशन. पहले डिसाइड करो कंडक्टर्स कितने हैं. वेरी गुड. वैसे तो 4 कंडक्टर है, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. बट फर्स्ट एंड सेकंड के पॉइंट कहाँ पे? अलोंग द एक्सिस है. तो अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है? 0 होता है, यानी कि B ड्यू टू 1 0 इक्वल्स टू B ड्यू टू 3. तो हमें फाइंड करना है बस सेकंड एंड फोर्थ की वजह से. सेकंड के लिए क्या होगा?
म्यू नॉट आई अपॉन 4 R2. R2 रेडियस R2 म्हटलंय ना आपण त्याची. सेमी सर्क्युलर कॉइल आहे. डायरेक्शन इनवर्ड. इनवर्ड मतलब एंड B4 क्या होगा, फॉर्मूला तोच म्यू नॉट आई अपॉन 4 R1. डायरेक्शन आउटवर्ड म्हणजे डॉट. तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी अगेन म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन ब्रैकेट में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2. मैग्नेटिक इंडक्शन. R4 कुठं दिसलं तुला आता? समोर वरती इकडे बसायला. बोला काय. नेक्स्ट काय. R4 नाही, तिचा नंबर 4 आहे पण त्याची रेडियस किती आहे R1. मी R4 कशाला म्हणाल त्याला, सर्क्युलर 2च कॉइल आहे पवन. नेक्स्ट झालं का. गुड. यू नेक्स्ट. magnetic induction at the center due to given combination. तुटला हात एवढं नको फिरू. सबसे पहले ये फर्स्ट कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा क्या, सेकंड कंडक्टर कितना होगा फिर B2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 R1 डायरेक्शन इनवर्ड. उसके बाद थर्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं, फोर्थ प्रोड्यूस करेगा काय, हाँ क्रॉस पाहिजे है ना इनवर्ड. तो यहाँ पे B4 क्या होगा फिर से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ R2 डायरेक्शन. कैसे बोल. तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, फिर से नेट इंडक्शन बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. आता ये जो है वो 1/4 सर्कुलर आर्क है, मतलब ये 1/4 है, ये भी 1/4. एंड ये जो पॉइंट है नेक्स्ट आपल्याला की पकडून तुले आणायचे फोन असं फिरवते. सरळ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आउटवर्ड, कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट क्लॉकवाइज है इनवर्ड. दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है. इसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर दोनों में कॉमन. इसका क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर था, तो 1 अपॉन 2 पाई माइनस इसके लिए क्या बनेगा, कुछ भी नहीं मतलब 1. चेक करा सकते का.
समजलं मग आता कॉम्बिनेशन कुठले आलं तर नक्की 1 मिनिट मॉड्यूल काढा. पेज नंबर किती आहे 1.13. याच्यावर एक टेबल दिला आहे बघा. याच्यामध्ये आपण जे प्रॅक्टिस करत होतो असेच सगळे कॉम्बिनेशन्स दिले. फक्त जे याच्यामध्ये आहेत पण आपण नाही घेतलेत. एक प्रॅक्टिस म्हणून आज दिवसभरामध्ये सगळे मॅग्नेटिक इंडक्शन येता की नाही व्हेरीफाय करा. कळालं आजच. हे क्लिअर झालं पाहिजे. नेक्स्ट काय कोणाला म्हणतो ती magnetic induction at a point along axis of current carrying circular coil. ठीक है. अब तक हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर में देखा है, लेकिन अगर सेम कंडीशन में बोला गया है कि एक कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है एंड ये उसका एक्सिस है जिसके ऊपर पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस x एंड इसकी रेडियस आपको बोला है कितनी है r है, तो उस केस में पॉइंट P पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई r स्क्वेयर इंटू आई डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर रेज टू 3/2. कितना होता है मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई r स्क्वेयर इंटू आई डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर रेज टू 3/2. वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई r लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब सरकमफरेंस है. ठीक है. I करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है. देन डिनोमिनेटर में r एंड x है, उसमें x मतलब वेरी गुड करेक्ट. तू सांग मला कशी जास्त व्हॅल्यू. इथं कोणतं B1 B2 आहे मागच्या एक्झाम्पलमध्ये का. बरं संध्याकाळी नाही विचारलं तू. आलं द्या तुला डेरिवेशन पाहिजे त्याचं. मग डेरिवेशन सांगावं लागेल तुला. करंटची डायरेक्शन नेक्स्ट घरी असं करू नका फक्त झोपेमध्ये. पवन पवन झालं कन्फ्युजन क्लिअर तुझं. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई r स्क्वेयर इंटू आई डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर रेज टू 3/2. ठीक है. तो ये हो गया इन जनरल स्टैंडर्ड केस में जो होता है वो फॉर्मूला. एंड उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल केस आएगी. फर्स्ट केस इफ कॉइल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई n r स्क्वेयर इंटू आई डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर रेज टू 3/2. अगर कॉइल को n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या करना पड़ेगा बस वेरी गुड n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद में अगर आपको बोला है कि x इज मच ग्रेटर देन r, सेकंड केस x इज मच ग्रेटर देन r, तो क्या होगा हम r स्क्वेयर को निगलेक्ट करेंगे. कहाँ पे एडिशन में. r स्क्वेयर में अगर एडिशन में अगर r स्क्वेयर निगलेक्ट हो गया तो क्या बचा x स्क्वेयर रेज टू 3/2 है, तो 2 कैंसिल होके x क्यूब मतलब फॉर्मूला बनेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन
4 पाय इंटू 2 पाय आर स्क्वेअर इंटू आय डिवायडेड बाय एक्स का क्यूब. आता हे आर स्क्वेअर का नाही निग्लेक्ट केला आपण? मल्टिप्लिकेशनमध्ये नाही करतात, मल्टिप्लिकेशनमध्ये तो व्हॅल्यू चेंज करतो. कशामुळं कळतं की सपोज 10⁻⁻6 आहे, हे 1मध्ये मी ॲड केले किंवा सबट्रॅक्ट केले, 1ला काही फरक पडतो का? बट याला जर 1ने मल्टीप्लाई केलं तर ठीक है. ऐसा है. थर्ड केस में अगर आपको बोला जा रहा है कि r इज मच ग्रेटर देन x, अगर r मच ग्रेटर देन x है तो क्या होगा? कौन निग्लेक्ट होगा? अब एक्स स्क्वेयर निग्लेक्ट होगा, तो ये बनेगा आर स्क्वेयर रेस टू 3/2. परत आर स्क्वेयर डिनोमिनेटर में बचेगा आर क्यूब. तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? b इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2r. पाय पण उडवले आपण. हां, आर स्क्वेअर पण गेले. कळलं का पण? आणि हे काय असतं फॉर्म्युला? μ0 I अपॉन 2r. मतलब x एक्सट्रीमली स्मॉल है, मतलब पॉइंट सेंटर के आसपास है, तो वहाँ पे कितनी है? μ0 I अपॉन 2r. कौन? तो यहाँ पे जो वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस तरह से होता है. हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, फिर उसके दोनों साइड में इस तरह से ये डिक्रीज होगी. एंड यहाँ पे 2 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पे A एंड यहाँ पे A'. इनको बोला जाता है एज पॉइंट ऑफ क्या है? इन्फ्लेक्शन. क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर द पॉइंट्स वेयर dB by dx will remains constant. यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट डिस्टेंस रिमेन्स सेम, कांस्टेंट. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने का रेट यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है. यहाँ इस पॉइंट पे इनको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. एंड इनको यूज करके फिर हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करना है, दैट इज कॉइल. कौन सी कॉइल? सर्कुलर कॉइल. कुठली कॉइल? बरोबर सांग. हां, मॅग्नेटिक कॉइल. व्हेरी गुड. अजून वाइंडिंग कॉइल. बर, अजून संस्कृती, ऋतुजा, आकांक्षा, कुठली कॉइल असते? सोलेनॉइडला सोलेनॉइड म्हणाल ना, मी कॉइल कशाला म्हणाल? नाही होतं का सगळे? हेल्महोल्ट्ज कॉइल. क्या होता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल? मतलब अरेंजमेंट होती है जिसमें हम 2 कॉइल्स हैविंग इक्वल रेडियस A कैरिंग इक्वल करंट I in same direction and separated by a distance equal to A, उनको प्लेस कर देते. तो इस एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज कॉइल. क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज कॉइल. इसका बेसिक काम क्या होता है? इसका बेसिक एप्लीकेशन होता है टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस करना? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो इन दोनों कॉइल के एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आता है M, जिसका डिस्टेंस होता है A/2 फ्रॉम ईच कॉइल, मतलब मिड पॉइंट है. तो यहाँ पे क्या होता है? अभी जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस देखे थे, तो ये दोनों कॉइल के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस पॉइंट के ऊपर आके क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं. इसलिए इस रीजन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है. क्या होती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है. ये फर्स्ट कॉइल है, इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2.
तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम ये कॉइल को यूज़ करते हैं, एंड जिस मैग्नेटिक फील्ड का फिर हम फर्दर एप्लीकेशन देखते हैं Hg में। Hg मतलब हेल्महोल्ट्ज़ गैल्वेनोमीटर। कौन सा गैल्वेनोमीटर? हेल्महोल्ट्ज़ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है जो पॉइंट होता है यम, वहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है 0.716 म्यू नॉट Ni अपॉन ए। वेअर 0.716 म्हणजे नंबर आहे तो, कसा आहे तो फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आता आपण जो यूज केला होता तो, ठीक आहे। देन म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10 to the power -7। व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? आई ए रेडियस ऑफ द कॉइल, ए मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल। देन बी एट O1 एज वेल एज बी एट O2 ये होता है 0.678 म्यू नॉट Ni अपॉन ए। O1 O2 मतलब सेंटर से, जैसे कि इस कॉइल के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें दोनों की एडिशन लेनी पड़ेगी। कौन सी दोनों? पहले ये कॉइल सेंटर पे प्रोड्यूस करेगी, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एंड ये पॉइंट इस कॉइल के एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई r स्क्वायर इंटू आई डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। दोनों की एडिशन करेंगे तो वो कितनी आती है? 0.678 म्यू नॉट Ni अपॉन ए। अगेन ए का मतलब एरिया, रेडियस ऑफ कॉइल, स्मॉल एन, एंड Hg का मर्क्यूरी। कौन म्हटलं मर्क्यूरी? नेक्स्ट application of Biot-Savart's law, application of Biot-Savart's law to मूविंग चार्ज। मतलब कंडक्टर अगर नहीं है, मूविंग चार्ज है, तो क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ जो करंट था I दैट विल गेट रिप्लेस्ड विथ Q। Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल, मग वेलोसिटी। करंट तो वेक्टर दाखवला आहे, ठीक आहे। V मतलब वेलोसिटी, R का मतलब रेडियस कुठून आणली आता इथं? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर फ्रॉम जहाँ से चार्ज मूव हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू QV साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वेअर। काय चेंज झाला कळतंय का? क्रॉस प्रोडक्ट था, रिप्लेस करके साइन लेके आ गए, तो आर वी बनने वाला था, लेकिन आर क्यूब आर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना? बस आर स्क्वायर। एंड चार्ज की जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसको फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या होगी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है एंड अपवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो करंट कंसिडर करते हैं वो भी कहाँ पे होगा? अपवर्ड होगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है एंड ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए करंट लगता है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे कंसीडर करेंगे? डाउनवर्ड। मतलब कन्वेंशनल करंट जहाँ पे फ्लो होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। कळलं का काय सांगितलं मी? पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट लेंगे, फिर हमारा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। लेकिन निगेटिव चार्ज अगर मोशन में, ऐसे बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स और ड्यू साउथ, टुवर्ड्स साउथ, तो उस केस में हमें करंट की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी नॉर्थ में। समझ में आ रहा है ना? कारण कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रिक करंट के मतलब इलेक्ट्रॉन के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशन में बस इतना ही है, ठीक है। क्या क्या है? सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? whenever current is flowing through the conductor it will produce magnetic field around it, or whenever charges are in motion they will produce magnetic field around it। सबसे पहले ऑब्जर्व किया था भाई H.C. ऑर्स्टेड, कब? 1820 में। उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे? फर्स्ट वन हेस रिपीट, सेकंड वन डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, थर्ड वन स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट। उसके बाद बायोट-सैवर्ट्स लॉ और लैप्लेस लॉ क्यों पढ़ना है?
टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या था? dp इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन, उसके एप्लीकेशन पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस, उसमें स्पेशल केसेस लेंथ इनफाइनाइट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, नियर वन ऑफ इट्स एंड बोला तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। यह इंपॉर्टेंट केसेस। बाकी अगर लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है तो क्या आता है वो हमने देखा था। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस के ऊपर, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पे पॉइंट है तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, फिर उसके बाद में सर्कुलर आर्क आता है, तो सर्कुलर आर्क जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू थीटा बाय आर, वेयर थीटा मतलब एंगल, कौन सा? सबटेंडेड बाय गिवन आर्क, कहाँ पे? एट द सेंटर। इसलिए सर्कुलर कॉइल है तो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेमी सर्कुलर कॉइल है तो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, 1/4 अगर दिया है तो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल, जो यूज करायचा तो यूज करा, कळालं ना? अगर सर्कुलर कॉइल है तो दो ही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो, एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें अगर राइट हँड थंब रूल कन्फ्यूज कर रहा है तो राइट हँड पाम रूल। म्हणजे कसं, वरती पॉईंट आहे की खाली पॉईंट आहे, फक्त त्याच पॉईंट रिलेटेड डायरेक्शन आपल्याला कन्सिडर करायची। हो गया। उसके बाद में मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2। उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स n बोलेंगे n से मल्टीप्लाई करो, अगर x इज मच ग्रेटर देन r है तो r स्क्वेयर निगलेक्ट करो, r इज मच ग्रेटर देन x है तो x स्क्वेयर को निगलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद में देखा था अरेंजमेंट ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल, जिसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब यम कितना होता है? 0.716 म्यू नॉट एन आई अपॉन ए, एंड अगर सेंटर्स पे पूछा है तो 0.678 म्यू नॉट एन आई अपॉन ए। हो गया। एट द एंड बायोट सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन फॉर मूविंग चार्ज क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, क्यू वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी साइन थीटा अपॉन, क्लियर है? सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। एम्पियर्स लॉ, आता परत जैसे बायोट सावर्ट्स लॉ का बेसिक एप्लीकेशन क्या था, ये हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट। उसी तरह से एम्पियर्स लॉ भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मग ये दोन दोन का स्टडी करायचे? जैसे हमने फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एक इन जनरल फ्लक्स की डेफिनेशन देखी थी, फ्लक्स इज गिवन बाय EDS cos of theta, and according to Gauss law flux is given by, very good, का स्टडी केलं होतं कळालं का? ये जो मेथड है अब देखिए हमने बायोट सावर्ट्स लॉ की, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, एंड एप्लीकेशंस जो होते हैं उसके लिमिटेड होते हैं, कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा लिमिटेशंस आता है, ठीक है। तो इसका ही जनरलाइज फॉर्म या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म एम्पियर एक्सप्लेन करता है, ठीक है, जैसे गॉस ने किया था इलेक्ट्रिसिटी के केस में। और एम्पियर्स लॉ क्या होता है फिर? ऐसे होता है एम्पियर्स लॉ, इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस या फिर क्लोज्ड लूप। गॉस लॉ स्टडी किया था, उसका भी एक एप्लीकेशन लिमिटेशन था, कौन सा? चार्जेस मस्ट बी एनक्लोज बाय द गिवन सरफेस। एम्पियर्स लॉ का भी सेम लिमिटेशन है, इसने करंट को क्या करना चाहिए? एनक्लोज करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आएगा लाइन इंटीग्रल किसका? बी बार डॉट डी एल बार का इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई, इसको बोला जाता है एम्पियर्स लॉ। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार और एनी closed path is equal to absolute permeability of free space times total current, sum मतलब total current enclosed by the given surface। वहाँ पे गॉसियन सरफेस बोलते थे, यहाँ पे
एम्पियर सरफेस नहीं, एम्पियरियन लूप बोलेंगे हम, एम्पियरियन लूप, राइट डाउन. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार. संस्कृती बडबड नको करू, त्या गायत्रीला कन्फ्यूज करून टाकते आणखीन. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार over any closed path over any closed path over any closed path is equal to the absolute permeability of free space times absolute permeability of free space times total current. Absolute permeability of free space times total current flowing through the area bounded by closed path bounded by closed path. इस तरह की आपको एक एडजस्टमेंट दी है. एक क्लोज लूप है, क्लोज सरफेस है, जिसके इनसाइड I1, I2 एंड I3 ये 3 करंट है, एंड I4, I5 कहाँ पे है, आउटसाइड है, बाहर है. तो हमें अगर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई. अब अल्जेब्रिक सम लेते टाइम हमें क्या करना है, जो आउटवर्ड आ रहे हैं उनको प्लस लेना है, जो इनवर्ड जा रहे हैं वो. तो यहाँ पे कौन कौन प्लस होगा, I1, I2 एंड I5. तो क्या लिखना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I5. नाही येणार का बरं, मग कशाला सांगताय I5, नाही सांगितलं का, बरं, व्हेरी गुड, मग हुशार आहे तुम्ही. तो यहाँ पे क्या आएगा, बस I1 प्लस I2 मायनस I3, कारण लूपच्या बाहेर काही कामाचेच नाहीत आपले, कळालं ना. ये ॲप्लिकेबल आहे ओनली फॉर क्लोज लूप्स. नेक्स्ट, अब आगे क्या आएगा, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ. तो जैसे हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ का यूज़ करके भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड किया था, सेम मैग्नेटिक इंडक्शन हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे एप्लीकेशन में फर्स्ट क्या आएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन एम आई एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. यानी पॉइंट P के ऊपर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए, और ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर कितना है, R है. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्लोज सरफेस, मतलब एम्पियरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे एक एम्पियरियन लूप लेंगे जो पॉइंट P में से पास होगा एंड करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज करेगा. तो इक्वेशन क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू कौन है, म्यू नॉट इंटू आई. आता इथून एकच करंट फ्लो होता है तो म्यू नॉट इंटू आई सेम रहेगा. अब ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे बाय कॉस ऑफ थीटा. तो ये बनेगा बी डी एल कॉस ऑफ थीटा. अब थीटा मतलब एंगल किसके बिटवीन, बी एंड डी एल. अब पॉइंट P के ऊपर अगर मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो कहाँ पे जा रही है, इनवर्ड. डीएल मतलब अब ये सर्कुलर कॉइल है, तो करंट एलिमेंट भी हम उसी के अलॉन्ग लेंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बनेगा 0, कॉस 0 बनेगा 1. तो ये बनेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ B इंटू डी एल. बट फिर से B कांस्टेंट है, बाहर लेंगे तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल. डी एल मतलब कौन था,
ये एम्पिरियन लूप का छोटा सा एलिमेंट था, उसको इंटीग्रेट करेंगे मतलब टोटल लेंथ लेंगे, तो कितनी होगी टोटल लेंथ? सरकमफरेंस दैट इज 2 पाई आर। तो ये क्या बनेगा फिर? b इंटू 2 पाई आर। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है? b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो b क्या बनेगा फिर? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आपण अगोदरपासून हेच यूज करतोय, ठीक आहे. हे प्रूफ नाही लिहिला तर चालेल, फक्त डायरेक्ट लिहा. मॅग्नेटिक इंडक्शन ॲट ए पॉईंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर. येऊन गेला तो, आता पुढचं लिहून घेऊ, नंतर सांगतो लेक्चर नंतर. मी एक्सप्लेन करतो त्या काय करतो तू? मी एक्सप्लेन केलं का अँगल 0 कसा आला म्हणून? गायत्रीने आन्सर पण दिलं 0 म्हणून. तुला कळालंच नाही की तेव्हा, पण मी सांगितलं हे कळालं की तुला? चलो, अभी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया. उसके बाद में सेम एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे फॉर सर्कुलर कॉइल. सर्कुलर कॉइल का सेंटर होगा O, रेडियस होगी R. इसको भी हम क्या करेंगे? पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे दैट इज DL. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या बनेगा? ये B बार डॉट DL बार इज इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आई. आता ॲक्च्युअल एम्पिरियन लूपच आहे तो ऑलरेडी, त्यामुळे वेगळा लूप ड्रॉ करायची गरज नाही. तो फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन वही होगा b बार डॉट DL बार इक्वल्स टू BDL cos ऑफ थीटा. अगेन थीटा विल बिकम 0, थीटा 0 तो cos 0 1. फिर से क्या होगा? b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DL. क्या बनेगा फिर? इंटीग्रेशन ऑफ DL यहाँ पे ये तो 2 पाई आर ईल का, फिर क्या आएगा? काय येईल? हे आर येईल ना फक्त डिस्टन्स. तो क्या बनेगा? ये लाइन इंटीग्रल ऑफ b बार डॉट DL बार इज इक्वल्स टू बनेगा b इंटू ये ट्वाइस ऑफ r. यानी क्या बनेगा फिर से? b इंटू ट्वाइस ऑफ r इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई. तो b इक्वल्स टू कितना बनेगा फिर? म्यू नॉट आई अपॉन 2r. अगेन आपण तिकडं तेच प्रूव्ह केलं होतं, हे परत रिपीट प्रिपेअर करायची गरज नाही आहे, तेच फॉर्म्युला आहे, फक्त आपण प्रूव्ह कोणानुसार करतोय? एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग. एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग. कळालं? अब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, सर्कुलर कॉइल हो गई, ये तो सिमिलर था. अब यहाँ पे जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो हमें मिलता है सिलेंडर की केस में. राइट डाउन. मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन at a point due to current carrying cylinder, due to current carrying cylinder at a point. फर्स्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. सिलेंडर मतलब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ही है. उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए, तो क्या चेंज होगा? बस स्मॉल आर विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर. एंड थर्ड पॉइंट पे क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर. ये कॉमन, जैसे स्पीयर के इनसाइड इंटेंसिटी के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे हम? आर डैश बाय आर. तो यहाँ पे भी क्या होगा? अगेन ये बनेगा आर डैश बाय कैपिटल आर. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे सेंटर की, तो सेंटर के ऊपर आर डैश विल बिकम, इसलिए बी विल बिकम 0. यानी कि जब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में क्या होगा? सेंटर से लेके सरफेस तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके बियॉन्ड ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. ये कहाँ पे? जब आर डैश इक्वल्स टू कैपिटल आर हो रहा है. करंट का जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक बी प्रोपोर्शनल टू आर डैश है, सरफेस के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये किसके लिए? अब सिलेंडर में नेक्स्ट केस में आपको बोला है कि हॉलो सिलेंडर है. अब हॉलो सिलेंडर मतलब इसको 2 वॉल्स होती है इस तरह से. ये हॉलो सिलेंडर हो गया. अब ये हॉलो सिलेंडर में इसकी 2 रेडियस रहेगी, ए एंड बी. अब इसकी वजह से फिर से हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है 3 पॉइंट पे. फर्स्ट पॉइंट आएगा आउटसाइड, कितनी डिस्टेंस पे? स्मॉल आर.
सेकंड पॉइंट आएगा सरफेस पे, कितनी डिस्टेंस पे, कैपिटल आर। थर्ड पॉइंट आएगा इसके वॉल की इन बिटवीन, कितनी डिस्टेंस पे, आर डैश पे। ये थर्ड पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट ले सकते हैं इनसाइड, बट इनसाइड पे कोई करंट होगा ही नाही, मतलब कितना होगा इंडक्शन, घेऊन टाका इथे अजून एखादा पॉईंट घ्यायचा असेल तर। ये फोर्थ पॉइंट है, ये थर्ड है, इसका डिस्टेंस काय घेणार, पी घ्या। तो एज यूजुअल फर्स्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन B1 क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। B2 कहाँ पे, B2 सरफेस पे, ये कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, बस यहाँ पे याद करने जैसा एक ही फॉर्मूला मिलता है हमें IMP। जब पॉइंट इस दोनों सरफेस के बिटवीन है, मतलब थर्ड पॉइंट है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, उसका डिस्टेंस कितना दिया है, आर डैश, इन ब्रैकेट आर डैश का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हा एवढा एकच फॉर्म्युला आहे जो तुम्हाला लक्षात ठेवायचा। एंड फोर्थ पॉइंट आएगा सेंटर में, वहाँ पे कितना होगा, B@4, क्योंकि वहाँ पे कोई करंट ही नहीं है। कळालं का? चलो फिनिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक इंडक्शन at a point, magnetic induction at a point due to infinite current carrying sheet और उसका मैग्नेटिक इंडक्शन होता है एट ए पॉइंट B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू के अपॉन 2। प्लेन शीट है इन्फानाइट लॉन्ग और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू के बाय 2, वेयर म्यू नॉट, वेरी गुड, एंड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ऐसा नहीं है, के का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी, मतलब करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट एरिया नहीं, करंट पर यूनिट लेंथ, वेयर के इज द करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, दैट इज लैप्लेस लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अभी रिमेनिंग एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, उसके बाद में फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसका एप्लीकेशन टू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड व्होल्टमीटर विल कंटिन्यू ऑन कल का लेक्चर। ठीक आहे ना, आजच्यासाठी फॉर्म्युले खूप जास्त झाले, पण थोडं लवकर कंप्लीट करतो।
उद्या बाकी हे सगळे पॉईंट्स कंप्लीट होतील. उद्या होळीचा काही प्रॉब्लेम नाही ना यायला. ठीक आहे. तो कल लेक्चर होगा ऑन टाइम आणि फ्रायडेला हॉलिडे असेल. चालेल ना. चालेल.